17 साल बाद सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। सबूतों के अभाव में इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यह साबित नहीं हुआ कि बाइक साध्वी के नाम पर थी। यह साबित नहीं हुआ कि पुरोहित के खिलाफ आरडीएक्स लाने के सबूत हैं। बाइक किसने खड़ी की, इसके भी सबूत हासिल नहीं हुए। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। पुरोहित के खिलाफ आरडीएक्स लाने के भी सबूत नहीं मिल पाए और यही कारण है कि सभी को बरी कर दिया गया। इतना कि नहीं, कोर्ट ने इस पूरी सुनवाई के दौरान आज जब यह फैसला सुनाया तो बताया कि कैसे जो सबूत जमा किए गए थे जांच एजेंसियों के द्वारा वो प्लांटेड थे। प्लांटेड सबूतों के पेश होने की वजह से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि ये आरोपी हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे उस अभिनव मिशन का जिक्र कर लीजिए, हाँ जरूर, लेकिन उससे यह साबित नहीं हुआ कि उसने इस पूरे ब्लास्ट में पैसा दिया गया, उसने फंडिंग की गई। अब साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा वो सुन लीजिए। मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैं न्याय के प्रति सम्मान की वजह से डटी रही। यह साध्वी प्रज्ञा ने कहा है, मैं न्याय के प्रति सम्मान की वजह से खड़ी रही। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा का यह पहला बयान, पहली प्रतिक्रिया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, यह साध्वी प्रज्ञा ने कहा और कहा कि मैं न्याय के सम्मान की वजह से आई हूं। साध्वी प्रज्ञा जिन्हें न जाने कितनी यातनाएं इस केस में दी गई, उनके उन इंटरव्यू को अगर आप याद करेंगे और सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितनी यातनाएं साध्वी प्रज्ञा को उस दौर में दी गई और कैसे प्रेशर डालकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, उसमें भगवा आतंकवाद की इन्वॉल्वमेंट थी। यह शब्द उसी समय इजाद किया गया और यही कारण है कि आज जब यह फैसला आया तो उन लोगों के मुंह पर यह तमाचा है जो लगातार यह कहते थे कि भगवा आतंकवाद है। देश में भगवा आतंकवाद का जो नारा बुलंद करते थे, जो लोग इसकी बात करते थे, ये कोर्ट का फैसला अब उन लोगों के लिए एक मिसाल है। लेकिन न सिर्फ साध्वी प्रज्ञा बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी पोस्ट किया है और लिखा है, भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा बरी हुई है। मालेगांव ब्लास्ट में कोर्ट ने फैसले जो दिया गया उस पर उमा भारती ने पोस्ट किया है और उमा भारती ने भी पोस्ट कर यह बताया है, प्रज्ञा जी को बधाई, ये उमा भारती कह रही है। भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा बरी हुई है, ये उमा ने कहा है और इतना कि नहीं, कोर्ट के फैसले का भी सम्मान कर रही है। उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा, जब भोपाल में साध्वी प्रज्ञा चुनाव लड़ने के लिए अब उनका नाम फाइनल हुआ था, भोपाल की सांसद बनने हुए जा रही थी, तब ही उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा की मुलाकात की वो तस्वीरें हर इंसान को याद है। उमा भारती जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के पैर छुए थे। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष हर किसी को याद है जो साध्वी प्रज्ञा ने अभी तक जिया है और यही कारण है कि हर एक शख्स आज इस फैसले को सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, एक बड़ा सवाल कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए ये कहा कि जो सबूत थे वो प्लांटेड थे, जो भगवा आतंकवाद का जिक्र हो रहा था, तो फिर सवाल खड़ा होता है जो आज के समय में कहा जाता है ना कि जांच एजेंसियां कठपुतली बनी हुई है, जांच एजेंसियों को नचाया जा रहा है। इसके पीछे की वजह कहीं ये तो नहीं कि पहले से ये हुआ करता था, पहले ये देखा जाता था? यही कारण है कि कोर्ट कह रहा है कि जो सबूत पेश किए गए थे वो प्लांटेड थे और यही कारण है कि वो मैच नहीं हो पाए। बिल्कुल दीपेश, आपने कहा कि कोर्ट कह रहा है कि सबूत प्लांटेड थे और यही बात अमित मालवीय कह रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं। वो कह रहे हैं दिस इज ह्यूज ऑल 7 accused इन मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 इंक्लूडिंग साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एंड कर्नल प्रसाद पुरोहित हैव बीन एक्विटेड बाय द कोर्ट। वो ये कह रहे हैं कि सब मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अगली लाइन जो कही है वो महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। द कॉन्स्पिरेसी बाय द कांग्रेस मैन्युफैक्चर द बोगे ऑफ द सैफरन टेरर यानी कि भगवा आतंकवाद। नहीं तो फिर यही सवाल खड़ा होता है ना विवेक कि क्या इसके पीछे एक पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रेटेजी थी कि जैसे अब अगर हिंदुत्व की लहर भारत में बढ़ती जा रही थी तो उसे कैसे कम किया जाए? यही कारण है कि इस ब्लास्ट को भगवा आतंकवाद का रूप दिया गया, जो आज कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही बात है, मैं आगे दोहरा रहा हूं उसको, उसी को पूरा कर रहा हूं, क्योंकि जिक्र जो हुआ है, आप जिसका जिक्र करना चाह रहे हैं, या
सोनिया गांधी, पी चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, ये वो नाम हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद को लेकर कई बार जिक्र किया है, कई मंचों पर बोला है। और कॉन्स्पिरेसी जो अमित मालवीय करार दे रहे हैं इसके पीछे कि जो कॉन्स्पिरेसी थी वो आज दफन हो गई है, सिर्फ खत्म नहीं हुई है, दफन हो गई है। और आज के इस फैसले ने एक बहुत बड़े एक नैरेटिव को हमेशा के लिए खत्म किया है, जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था। अब साध्वी प्रज्ञा समेत जो तमाम आरोपी थे 7 इस पूरे मामले में वो बरी कर दिए गए। आगे क्या होगा? विवेक, इसके साथ फिर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जब कोर्ट कह रहा है कि आरडीएक्स के सबूत बेमानी गए, बाइक के सबूत बेमानी गए, ये तक कहा दिया गया कि जो अभिनव संस्था जिसका नाम लिया जा रहा था वो संस्था तो कहे लेकिन उसने फंडिंग नहीं की, ये भी गलत तरीके से प्लान किया गया। यानी ये दर्शाता क्या है कि जांच एजेंसी भी सवालों के दायरे में है। अब उस पर भी मामला दर्ज होना चाहिए, उसको भी कटघरे में लाना चाहिए, उसकी भी अब जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले की दीपेश पहले एटीएस जांच करती है, फिर एनआईए जांच अपने हाथों में लेती है। 2016 में साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिलती है, उसके बाद वो चुनाव लड़ती हैं। और जमानत जिस वक्त मिली थी उसके बाद ये तय हो गया था कि इस पूरे मामले में बहुत कुछ बचा नहीं है। और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि केस होना चाहिए, केस जांच एजेंसियों पर नहीं होता है। इस पूरे मामले में ये बात सही है कि आपने जिसका जिक्र किया कि वजद साहब कह रहे हैं कि सबूत कहां है। जिस बाइक को लेकर साध्वी प्रज्ञा को इस मामले में आरोपी बनाया गया, वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की है या नहीं है, इसके सबूत कहां हैं? ये कहा गया कि कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स को जुटाया, वो आरडीएक्स कैसे जुटाया, कहां जुटाया, किसके कहने पर जुटाया, किसके जरिए जुटाया, वो सबूत कहां हैं? ये कहा गया कि एक हॉल में मीटिंग होती है, जो इस आरोपी से जुड़े हुए हैं वो हॉल में मीटिंग के दौरान क्या फिंगरप्रिंट्स लिए गए, कोई ऐसी मैपिंग की गई, वो सबूत कहां है? तो सारी जांच एजेंसियों के द्वारा जो सबूत बताए गए और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है कि ये सबूत प्लांटेड हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बनाए गए सबूत, उन सारे बने बनाए सबूतों पर पानी फिर गया है। देखिए, जब सरकारें जिस दिशा में जांच चाहती हैं उस दिशा से जांच बढ़ती हैं, ये बात हम ऑन एयर कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई सबूत नहीं होते हैं। एक विचारधारा होती है, एक होता है, एक नैरेटिव होता है। इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं होती, ना मैं पुष्ट कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं, ना हमारा चैनल कर सकता है। लेकिन यही बात साध्वी प्रज्ञा कहती रही है कि कैसे उनको फंसाया गया, कैसे इस बात को लेकर गढ़ा गया कि भगवा आतंकवाद होता है। और आज उसी को लेकर ये सारा बिल्कुल, और उस दौर के उस कमिश्नर का जिक्र लगातार साध्वी प्रज्ञा करती रही है विवेक, जिसके बारे में कहा गया कि कैसे प्रताड़ित किया जाता था, कैसे बेवजह उन्हें मारा जाता था, बेल्ट से पीटा जाता था और कहा जाता था कि इसको कबूल कर लीजिए। उसे पद्म पुरस्कार दिया गया था। यही तो कारण था ना कि साध्वी प्रज्ञा जब अब इस पूरे केस के बाद जब अब जमानत पर थी तब उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया था और इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि किस तरह की स्थितियां हैं। तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मंशा ये भी रखी है। मगर एक और सवाल विवेक यहां ये खड़ा होता है, ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवा आतंकवाद जैसा कोई शब्द नहीं है, ये एक नैरेटिव है जिसे सेट किया गया। वो याद होगा आपको 2007 का समझौता ब्लास्ट, आपको याद होगा 2007 का मक्का मस्जिद ब्लास्ट, वो 2 केस थे। और उसके बाद ये मालेगांव ब्लास्ट था। और दोनों केस जब 2019 में इसका फैसला आया था तब ये समझ में आ गया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तमाम लोग बरी कर दिए गए थे जिनको भगवा आतंकवाद कहते हुए गिरफ्तार किया गया था, उन पर केस चलाया गया था। और अब 2025 में मालेगांव ब्लास्ट को लेकर भी ये सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। दरअसल होता है दीपेश ये है कि समय समय पर एक चीज मार्केट में आती है जिसे राजनीति में कहा जाता है मौका। ये ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद राजनीति में जो लोग उस वक्त पावर में मौजूद थे उन्हें लगा कि शायद एक मौका है उनको अपनी राजनीति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, सेट करने के लिए। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप बीजेपी लगाती है। आज भी अमित मालवीय ने कांग्रेस की इस कॉन्स्पिरेसी को लेकर जिक्र करते हुए कई नाम गिनाए हैं जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रहे हैं। लेकिन अब साध्वी प्रज्ञा जो लगातार कहते रहे, हेमंत करकरे का हम अभी भी सम्मान करते हैं, उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है, शहीद हुए हैं वो मुंबई हमले में, आतंकवादी हमले में 26/11 में। लेकिन हेमंत करकरे को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो बयान देती रही हैं वो एक तरफ है। दूसरी तरफ ये बात है कि साध्वी प्रज्ञा का अगर नाम इसमें शामिल किया गया या कर्नल पुरोहित सेना से जुड़े हुए लोग थे, भाई कर्नल पुरोहित, मेजर जैसे लोग जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उसको इसमें शामिल किया गया था, उनको आरोपी बनाया गया, उनको कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया गया। ये तमाम नाम अगर आए तो आए कैसे, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इसको सतही तौर पर समझना चाहिए, अभी डीपली और निर्णय आएगा तो सामने आएगा कि क्या कुछ कहा गया है। एक परिवार के लिए ये 17 साल किसी संघर्ष से कम नहीं था। एक परिवार ने बहुत कुछ झेला है इन 17 सालों में, दर्द
दर्द, पीड़ा, तमाम तरह के आरोप, लानतें और ऐसा डर, क्योंकि आप सोचिए कि आज भी संभ्रांत परिवारों में अगर गली मोहल्ले में पुलिस भी आ जाती है तो लोगों को लगता है कि इज्जत खराब हो गई। ऐसे में एक परिवार के ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगाना, आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होने वाले आरोप लगाना, मकोका लगाना, एटीएस की जांच होना, एनआईए की जांच होना, एक परिवार ने बहुत कुछ झेला है और उसी का जिक्र रवि किशन कर रहे थे संसद में। आज चूंकि संसद भी चल रही है तो बीजेपी लगातार इस बात को शुरुआत से नकारती रही है कि जो कांग्रेस का गड़ा शब्द है भगवा आतंकवाद, ऐसा होता नहीं है और आज इस फैसले में साबित हो गया। लेकिन दीपेश, समझना ये जरूरी है कि ये अगर कॉन्स्पिरेसी थी तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन वो लोग थे जिन्होंने जानबूझकर ये नाम फंसाए, या फिर अगर इन सभी 7 आरोपियों को बरी किया गया है देश का तो माहौल क्या सिर्फ बिगाड़ने की सबूतों कोशिश के की, अभाव देश में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। ये तमाम चीजें हैं जो अब सवालों के दायरे में आती है और उन पर जांच भी होनी चाहिए।